नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, बात कर रहे हैं हिंदी ग्रामर की, बात करेंगे और मॉक क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको पता है डेली आपके मॉक क्वेश्चन होते हैं। ग्रामर की बात करेंगे, 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके गद्यांश पद्यांश में पूछे जाते हैं। यहाँ अगर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो आपके बहुत ही मदद करेगा, हेल्पफुल करेगा। ठीक है, हिंदी में 30 में 30 लाने के लिए तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। ठीक है, हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये सेशन है, ये क्लास है। और इसके पिछले क्लासेज आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, तो ज़रूर यहाँ पे सदस्यता हासिल कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है दोस्तों। जी हाँ, पहला प्रश्न आइए देखते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलना कि आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है इस प्रत्येक क्वेश्चन पर। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण हैं, उसका भेद छांटिए। जैसे कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, इनमें से कुछ शब्द जो है विशेषण है, उसका भेद छांटना है कि कौन सा विशेषण होगा। कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, गुणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। देखिए, कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे, यानी कोई निश्चित नहीं है कि बच्चे शोर मचा रहे थे, दो बच्चे, ठीक है, पूरी कक्षा शोर मचा रही थी। ठीक है, कुछ बच्चे, तो ये कुछ जो शब्द है यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा, यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ संख्या पर, बच्चों की संख्या पर निश्चित नहीं है कि कितने बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन दोस्तों, आपके अपने परिवार पे, आपके अपने चैनल पे, जायसवाल कोचिंग सेंटर पे, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। जायसवाल सर प्रत्येक भाई बहन हर गृहिणी का जिसका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी को नमन करते हैं, सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। दूसरा प्रश्न इस, ठीक है, मॉक टेस्ट में कि आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। आलस होता है, अलस होता है, आलसी होता है, आलसीपन होता है। देखिए, विशेषण विशेष यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन बहुत होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो अंत तक देखेंगे, उतना ही आपको एक्सपीरियंस आएगा। ग्रामर में जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही अच्छा रहता है। तो आलस शब्द का विशेषण क्या होता है दोस्तों, आलस शब्द का विशेषण आलसी होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं हिंदी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, उनको हम विशेषण के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार जिन संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेष कहा जाता है। यानी दिए गए शब्द का आलस का विशेषण क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा। अब देखिए, विशेषण में आपको पहचानना है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण आपको पहचानना है। चौगुना, नया, तीन, कुछ। अब यहाँ पे गुण आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, गुणवाचक, तो यहाँ पे जो नया है, कहते हैं ना नया पुराना, तो नया क्या होगा, ये गुण होता है। अगर कोई मोबाइल लॉन्च होता है नया, ठीक है, नया चीज आएगा, कोई भी चीज हो नया हो, तो नया उसका क्या है, गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, व्यवस्था, अवस्था, स्थित, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, दोस्तों आपका गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो आप बाकी में चौगुना, तीन, कुछ में नहीं है, लेकिन नया जो है इसमें गुणवाचक हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने एक बार वीडियो को अवश्य लाइक कर दिया होगा अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण होगा। देखिए, मात्र, खर्च, कायर, चुपचाप। हम बात कर रहे हैं विशेषण की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं भैया, मेरे शिक्षक बंधु, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बात कर रहे हैं विशेषण की बात कर रहे हैं। तो कायर यहाँ पे विशेषण होगा, क्योंकि विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या है दोस्तों, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कहलाते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। देखिए, वीर पुरुष बताना यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषण बताई जा रही है, और कायर भी है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। क्या है कि वह कायर व्यक्ति है, तो ये भी आपका कायर जो शब्द है यह विशेषण में आएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शब्द से विशेषण बनेगा। देखिए, जो मानव शब्द है आपका, ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि मानव शब्द से आपका अगर विशेषण बनाना हो तो क्या बनेगा। मनुष्य बनेगा, मानवीकरण,
मानवता या मानवीय बनेगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। ठीक है, आपका कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है, आपका फीडबैक यहाँ पे बेहतरीन है दोस्तों। ठीक है, आपका फीडबैक मिलता है, बेहतरीन मोरल मोटिवेशन एक मिलता है, सहयोग मिलता है। आप इसी तरह सहयोग बनाए रखें। मानव शब्द में विशेषण क्या होगा? मानव शब्द से जो विशेषण बनेगा वह मानवीयकरण हो जाएगा, कि मानवीय होगा, मानवता होगा। बहुत कन्फ्यूजन है भैया, कन्फ्यूजन नहीं करना है। जी हाँ, मानव शब्द का विशेषण मानवीय हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विशेषण होगा। भैया विशेषण बता रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता अर्थात उत्कर्ष का विशेषण आपको क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से विशेषण जो है आदरकारी बनेगा, आदरपूर्वक, आदरणीय बनेगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपने क्या है, आदरकारी, ये तो नाम सुना ही नहीं होगा, आपने नाम सुना होगा आदरणीय, अर्थात यहाँ पे आदर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों? आदरणीय हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण, विशेष, सर्वनाम कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, प्रश्न अच्छा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले जो शब्द होते हैं वे हमारे शब्द दोस्तों विशेषण कहलाते हैं। जी हाँ, जो गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए, संस्कृति का विशेषण क्या होगा? सभी लोग फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। संस्कृति की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है संस्कृत और एक होता है संस्कृति, यानी कि जिसे हम संस्कार बोलते हैं। हमारी संस्कृति क्या है? ठीक है, वह संस्कृति का विशेषण आपका संस्कृत होगा, सांस्कृतिक होगा, सांस्कृतिक होगा या सांस्कृतिक होगा। तो आपने सुना होगा संस्कृति, यानी कि सांस्कृतिक आपने नाम सुना होगा, तो संस्कृत का विशेषण क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक हो जाएगा। और गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पाश्विक होगा, पशुत्व होगा, ठीक है, पशुपति होगा या पशुता हो जाएगा। तो पशु शब्द का यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा? पशु शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वह पाश्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पाश्विक हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य, विकारी, वृक्ष, फुफेरा। ठीक है, अब यहाँ पे विशेषण शब्द बताना है। देखिए, सौंदर्य पे विशेषण नहीं आएगा, ना ही बेकारी है ना ही वृक्ष है, लेकिन जो फुफेरा शब्द है यह आपका विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न यह है कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, विषय प्रिय हो सकता है, कवि प्रिय हो सकता है, मित्र प्रिय हो सकता है, लेकिन बैरी यानी बैर वह प्रिय नहीं हो सकता। बैरी यानी दुश्मन प्रिय नहीं होता है। ठीक है, तो प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, वह बैरी नहीं होगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है दोस्तों कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाएं। तो किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है कि अच्छा तुम घर आ जाओ, यह बहुत अच्छा स्थान है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो यह स्थान बहुत अच्छा है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? यह शब्द जो प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है कि यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला प्रश्न। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, मैं जानता हूं आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं दोस्तों, व्याख्याता हैं। ठीक है, आप लोग सहयोग करें। रचना की दृष्टि से क्रिया आपके 2 प्रकार के होते हैं। अब बोलेंगे सर जायसवाल सर ये भी बता दीजिए कौन कौन से होते हैं। देखिए, रचना के आधार पर जो एक क्रिया होती है वह कौन सी होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे। एक होती है अकर्मक आपकी, ठीक है, एक होती है अकर्मक, ठीक है, और दूसरी आपकी क्रिया होती है सकर्मक होती है, सकर्मक, अकर्मक। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रिया का मूल रूप होता है? जी हाँ, ऐसी क्रिया का नाम बताइए जिसका मूल रूप होता है धातु, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया का मूल रूप किसका कहलाता है? क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है दोस्तों? धातु कहलाता है। और
निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निगेटिव प्रश्न है। निगेटिव जो शब्द है, निगेटिव जो प्रश्न होते हैं ध्यान देना पड़ता है। देखने में सरल लगते हैं, ठीक है, कहते हैं ना, देखन में ओछन लगे खाव घाव करे अति गंभीर, वैसे ही है दोस्तों। ये निगेटिव जो प्रश्न होते हैं देखने में बहुत ही सरल आसान होता है, लेकिन जब इनको चूज करना होता है ऑप्शन पे, वह कठिन होता है। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? देखिए, फड़फड़ाना ये अनुकरणात्मक में आएगा। मिमियाना, देखिए अनुकरणात्मक यानी कि आवाज से संबंधित, ध्वनि से संबंधित अगर कोई वहाँ पे क्रिया हो रही है तो वह अनुकरणात्मक होगी, यानी वह अनुकरण कर रहा है। तो फड़फड़ाना, मिमियाना, ठीक है, हिनहिनाना, ये ध्वनि से संबंधित। लेकिन झुठलाना, ये झुठलाना शब्द है, ये आपकी क्या है, अनुकरणात्मक में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो क्रिया रूप ऐसी धातुओं से बनते हैं जो ध्वनियों के अनुकरण पर या पूर्व ध्वनि के अनुकरण पर बनते हैं, उन्हें अनुकरणात्मक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। किन्हें कहते हैं अनुकरणात्मक क्रियाएं? ऐसी क्रिया जो क्रिया रूप ऐसी धातुओं से बनते हैं जो ध्वनियों के अनुकरण पर या पूर्व ध्वनि के अनुकरण पर बनती है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लाइक करने के लिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? यह भी निगेटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न एक बार रिपीट करता हूं कि वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, यानी कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक ना दिया हो। देखिए, राम आता है, यहाँ तो सब कुछ ठीक लग रहा है। घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, लेकिन हाथी सोती है, ये भैया हाथी अगर सोता दिया होता तो ठीक रहता, लेकिन यही तो प्रश्न है। ध्यानपूर्वक मैंने क्या बताया था, प्रश्न यही तो पूछ रहा है कि जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, तो ये क्रिया जो देख रहे हैं हाथी सोती है, ये क्या हो जाएगा, कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। अगर होगा तो क्या हो जाएगा, हाथी क्या है, सोता है, या हथनी सोती है, ऐसा होना चाहिए कुछ चेंजेस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऐसा शब्द बताइए जो काम का नाम बताए। काम का नाम अर्थात कार्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, कार्य यानी कि क्रिया की बात कर रहे हैं। काम का नाम कौन बताता है भैया? काम का नाम वही क्रिया बताती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न अगर पूछ लिया गया कि मैं खाना खा चुका हूं और इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित करना है आपको, तो कैसा करेंगे? किसमें सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है। तो मैं खाना खा चुका हूं, अर्थात देखिए मैं खाना खा चुका हूं, यानी अर्थात अभी खा के रीता होगा या अभी खा के तुरंत बैठा होगा, उस समय का यहाँ पे क्षणिक पे चर्चा की गई है कि भूतकालिक भेद करना है। यानी क्या हो जाएगा, मैं खाना खा चुका हूं, या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैं खाना खा चुका हूं, सिंपल सी बात है, वो खा चुका है, ठीक है, खा चुका है, आराम से हाथ मुंह धो के बैठ चुका है, यानी पूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है कि जो दोस्तों क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था, ठीक है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी मैं खाना खा चुका हूं, वो खा चुका है, बहुत पहले ही खा चुका है, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अर्थात दोस्तों देखिए, इसके पहचान भी है, ध्यान दीजिएगा, इसके पहचान भी है पूर्ण भूतकाल के। अंत में था आ जाए, थी आ जाए, थे आ जाए, चुका था आ जाए, चुकी थी आ जाए, चुके थे आ जाए, ये अगर आपको अगर अंत में आते हैं किसी शब्द के, पूर्ण भूतकाल की ये पहचान है, ठीक है। अब ये भी आता है कि भूतकाल के प्रकार कौन है। देखिए, समान भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और अब क्या होता है, हेतु हेतुमत भूतकाल, और होता है समयकालीन भूतकाल। 7 प्रकार के आपके भूतकाल होते हैं अगर पूछा जाता है, ठीक है। इतना डीपली तो नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया क्या है, आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक है, सकर्मक है, समापिका है, या असमापिका है? देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है,
उड़ तो रही है लेकिन यह किसी को प्रभावित नहीं कर रही है। अर्थात कोई भी कार्य अगर किसी को प्रभावित नहीं करता है तो वह हमारा अकर्मक में आता है। तो क्या हो जाएगा, चिड़िया आकाश में उड़ रही, किसी को या पर चिड़िया आकाश में उड़ तो रही लेकिन प्रभावित कोई नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका वह बहुत तेज दौड़ता है, अगर भैया वह बहुत तेज दौड़ रहा है, यहाँ कर्ता द्वारा दौड़ने का प्रभाव किसी अन्य चीज पर नहीं पड़ रहा, दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है। अरे दौड़ने से क्या उसको जो क्या है पैर घिस जाएंगे क्या, या दौड़ने से कुछ अगर हो जाए डिफरेंस हो, यानी कि अर्थात कुछ प्रभाव पड़े दूसरे पर, ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बहुत तेज दौड़ता है क्या हो जाएगा, अकर्मक आएगा, यानी कर्म की यहाँ पे अनुपस्थित पाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल है। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, उसने पुस्तक पढ़ी और उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। अब आपको यही बताना कि सामान्य भूतकाल, अगर पूर्ण भूतकाल का आपने देख लिया, सामान्य भूतकाल का उदाहरण क्या हो जाएगा कि उसने पुस्तक पढ़ी, क्या है वो, यह उसने पुस्तक पढ़ी, ये क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने परिवार के, आप अपने फैमिली के, आवर फैमिली में जायसवाल कोचिंग सेंटर पे सभी का स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, रामपत्र लिखता है। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, यानी गेहूं पिस रहा है, या किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है, गेहूं स्वयं पिस रहा है, किसी दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण होगा। अब देखिए वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, भूतकाल के क्वेश्चन हो गए, अब वर्तमान काल में आते हैं कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण होगा कि सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। तो सामान्य वर्तमान काल क्या कहलाया जाएगा, सामान्य वर्तमान काल कहलाया जाएगा कि वह कलकत्ता जाता है। ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि वह उधर जाता है, वह उधर जाता है क्या कहलाएगा, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कहला जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। तो दोस्तों अकर्मक क्रिया, देखिए ज्योति रोती है, भैया रो रही है, ये स्वयं तो रो रही है, ये किसी दूसरे को क्या प्रभावित करेगी, क्या नहीं कर रही है। ठीक है, श्याम भात खाता है, भात खा रहा है तो भात क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने उसे पुस्तक दी, पुस्तक दे दी, तो मेरे पास तो पुस्तक नहीं है, उसके पास पुस्तक चली गई। ठीक है, तो अर्थात मतलब ये हो गया ज्योति रोती है, रोती रहे, किसी दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, यहाँ की बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा होगा। देखिए विकारी शब्द बहुत ही अच्छा बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सभी लोग सपोर्ट करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। विकारी शब्द की बात करते हैं दोस्तों। विकारी शब्द, जी हाँ, विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कहलाती है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द कहलाते हैं, क्रिया विशेषण संबंध बोधक विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं, ये इनमें से कोई नहीं। सभी लोग फीडबैक करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और भर भर के आज कमेंट करना है, भर भर के कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स फुल कर दीजिए आज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकारी शब्द की बात करते हैं। देखिए विकारी शब्द जो होते हैं वह आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वाले विकारी शब्द कहलाते हैं। कौन से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। देखिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब बात करते हैं अभिकारी शब्द की। ठीक है, अभिकारी शब्द कौन कहलाएंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय। तो अभी हमने बात किया, अगर थोड़ा सा लॉजिकल आपके पास थोड़ा बहुत लॉजिकल लगाए होंगे तो समझ गए होंगे। देखिए हमने बात किया जो विकारी होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या या विकारी में आ जाएंगे, अव्यय की हमने बात नहीं किया, तो अव्यय हमारा क्या आ जाएगा, अभिकारी में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है कि इन शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। अब देखिए हम बताना है क्रिया विशेषण, सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे, अर्थात क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब क्या होता है, जो डी ऑप्शन है धीरे धीरे सही हो जाएगा। अब बोलेंगे सर आप डायरेक्टली बता देते हैं, हम अगर हमें नहीं पता है कि धीरे धीरे कैसा आएगा, इसको थोड़ा समझाइए। ठीक है, तो चलिए देखिए हम बता देते हैं। देखिए क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जहाँ पे आपको धीरे धीरे, यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। क्रिया यानी जो हो रही है वह कैसे हो रही है, धीरे 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 हो रही है, यह क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा धीरे धीरे। अगला प्रश्न है अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, या अव्यय के भेद बताना है आपको। अव्यय के 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। हम बात कर रहे हैं अव्यय के कितने भेद होते हैं। दोस्तों मुख्यतः अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं,
अव्यय के 4 भेद होते हैं। आप बोलेंगे सर ये भी बता दीजिए कौन कौन होते हैं। बिल्कुल बता देंगे। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला भेद होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और होता है एक विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, अव्यय कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। अव्यय के भेद की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? अब एक वाक्य बताइए जिसमें आपका क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ हो। सभी लोग बताएंगे। वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। तो क्रिया विशेषण, जहाँ पे आपकी क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो, तो क्रिया की विशेषता वह कैसे बोलता है? वह धीरे बोलता है। ठीक है, काला कुत्ता है, कुत्ता काला है, काला क्या है यहाँ पे भी है, लेकिन क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, गुण बताया जा रहा है कि कुत्ता कैसा है? काला है। रमेश तेज धावक है। ठीक है, ये भी उसका क्या है? गुण बताया जा रहा है। सत्यवाणी सुंदर है, सुंदर क्या हो? इसकी गुणता बताई जा रही है। ठीक है, लेकिन क्रिया की बात कर रहे हैं हम। पूछ रहे हैं भैया क्रिया विशेषण, जहाँ पे क्रिया हो रही है तो वह कैसे बोलता है? धीरे बोलता है। धीरे धीरे शब्द क्या हो गया? या क्रिया हो जाएगी। तो जहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जाए वह आपका क्रिया विशेषण होता है, तो वह धीरे से बोलता है। यह क्रिया विशेषण इसमें प्रयुक्त हुआ है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हो, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर 4 होते हैं। और आ गया भैया मॉक क्वेश्चन। जी हाँ, आ गया मॉक क्वेश्चन। अब आपको जवाब देना, कमेंट बॉक्स में बताना है कि बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या होगा। हम बात कर रहे हैं बृहद विशेषण के शुद्ध उत्तमावस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, बृहत्तर होगा, बृहत्तम होगा, बृहत्तम होगा या बृहत्तर होगा। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फीडबैक में बताना है कि बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी दोस्तों का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने परिवार पे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको बताना है 30 में से आपका स्कोर क्या है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं दोस्तों। और कल है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी, यानी कि गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं। तो सभी को शुभकामनाएं हैं दोस्तों 26 जनवरी के लिए। ठीक है, और आई होप ये जो आपका साल है बहुत ही आपको लिए, ठीक है, उम्दा हो, लाजवाब हो। जो आपका ड्रीम्स हो, जो आपके परिवार के ड्रीम्स हो, जो आपके परिवार ने सोचा है, आपके फैमिली ने सोचा है, आपने जो सोचा है वो आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों। बस सच्चे मन से, दिल से लगे रहिए और सपोर्ट करते रहिए। और शिक्षा ही प्रकाश है, शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और यही शिक्षा आपके सपने को भी पूरा करेगी। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।